सीजन 3 में एक प्रिंस मरेगा, एक क्वीन अपना सपना पूरा करेगी, एक ड्रैगन राइडर पूरे किंगडम को आग लगा देगा, दो लोग अपनी साइड को बिट्रे करेंगे और वेस्टरोस की सबसे पावरफुल फैमिली अपने ही हाथों खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फायर एंड ब्लड बुक ने शायद हमें पहले से ही बता दिया है कि ये सब होने कैसे वाला है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 शायद पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली देखें तो सीजन 1 ने वॉर स्टार्ट की थी, सीजन 2 ने पीसीस को बोर्ड पे सेट किया था, लेकिन सीजन 3 फाइनली हमें डांस ऑफ द ड्रैगन का फुल स्केल डिस्ट्रक्शन दिखाने वाली है। और इस बात का हिंट खुद शो रनर रायन कॉन्डेल भी दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में बैटल ऑफ द गलेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आर्ग्यूबली द मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन इवेंट ऑफ द एंटायर सीरीज। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का अब तक का सबसे एम्बिशियस एपिसोड हो सकता है। और ऑनेस्टली अगर आपने फायर एंड ब्लड पढ़ी है तो आप समझ सकते हो कि फैंस इतने एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि बैटल ऑफ द गलेट सिर्फ एक बैटल नहीं है, ये वो इवेंट है जो पूरी वॉर के डायरेक्शन को बदल देता है। बैटल ऑफ द गलेट, किंग्स लैंडिंग का फॉल, रिनेरिया का आयरन थ्रोन पर बैठना, एमोंड और वेगार का टेरर, डेरॉन टारगेरियन का अराइवल, ड्रैगन सीट का बिट्रेयल और वेस्टरोस के कुछ सबसे शॉकिंग मोमेंट्स। लेकिन ऑफिशियल एपिसोड टाइटल या कंप्लीट स्टोरी डिटेल अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बुक्स के मेजर इवेंट्स, करंट रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन अपडेट्स एंड फैंडम थियरीज को कंबाइन करें तो हमें एक काफी क्लियर पिक्चर मिल जाती है। और आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बातें करने वाले हैं। वार्निंग, आज की वीडियो में फायर एंड ब्लड के मेजर स्पॉयलर्स होंगे। जिकैरिस, रिनेरिया, एमंड, डेमंड, ड्रैगन सीड्स सबकी स्टोरी डिस्कस होगी। तो अगर आप स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हो तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, और अगर नहीं तो चलिए वेस्टरोस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स का वॉर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। मुझे एक इवेंट चूज करना है जो सीजन 3 के टोन को सेट करेगा, तो वो है द बैटल ऑफ द गलेट। और ऑनेस्टली अगर एचबीओ ने इस बैटल को बुक के क्लोज अडेप्ट कर दिया तो ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स लेवल का स्पेक्टिकल बन सकता है। सीजन 2 के एंड तक ब्लैक्स काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे थे, उनके पास ज्यादा ड्रैगन्स थे, नए ड्रैगन राइडर मिल चुके थे और पहली बार लग रहा था कि ग्रीन्स प्रेशर में है। लेकिन इस पॉइंट पर ग्रीन्स ने एक डेंजरस मूव करते हैं, वो एस्कोस की पावरफुल नेवल अलायंस द ट्रायर की को वॉर में ले आते हैं और उनका टारगेट होता है हाउस वलेरियन, क्योंकि वलेरियन फ्लीट ही ब्लैक्स की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सीजन 2 देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स शायद रियलाइज भी नहीं करे कि हाउस वलेरियन की फ्लीट एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन आसमान में वॉर जीत सकते हैं, लेकिन आर्मीज को मूव करना, सप्लाईज पहुंचाना, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना, ये सब शिप्स करते हैं। और इसी वजह से ट्रायर्की का अटैक सिर्फ एक नेवल असॉल्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली ब्लैक्स के बैकबोन पे अटैक करना होगा। बुक ऑफ द गलेट सिर्फ एक नेवल बैटल नहीं है, ये समुंदर, ड्रैगन्स और फायर का कंप्लीट कियोस था। सोचो, 100 ऑफ शिप्स, ड्रैगन फायर, बर्निंग सेल्स, स्क्रीमिंग सोल्जर्स और आसमान में ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर फायर बरसा रहे हैं। पूरा समुंदर एक बैटलफील्ड बन चुका है और इसी केओस के बीच एंटर करता है जिकैरिस, रिनेरिया का बड़ा बेटा, उसका उत्तराधिकारी, उसकी उम्मीद और ऑनेस्टली ब्लैक साइड का शायद सबसे प्रॉमिसिंग यंग लीडर। फिर ड्रैगन राइडर नहीं था, उसने डिप्लोमेसी की थी, अलायंसेस सिक्योर करी थी, नॉर्थ को ब्लैक के साइड पे लाना उसके का काम था, व्हील को सपोर्ट के लिए कन्विंस किया था और ड्रैगन सीड्स के आइडिया को भी सपोर्ट करने वाला वही था। कई फैंस मानते हैं कि अगर जेस सर्वाइव करता तो शायद वो रेनेरिया से बेटर रूलर बन सकता था, लेकिन जॉर्ज आर आर मार्टिन की दुनिया में कुछ ऐसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। बैटल के दौरान जेस अपने ड्रैगन वर्मैक्स पर फ्लाइट कर रहा होता है और फिर सब कुछ गलत हो जाता है। बुक्स में एग्जैक्ट डिटेल कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि वर्मैक्स शिप के रिगिंग में फंस गया, कुछ कहते हैं उस पर एरोज और स्कॉर्पियंस का अटैक हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम था, वर्मैक्स क्रैश कर गया, जिकैरिस मर गया। ये सिर्फ एक प्रिंस की डेथ नहीं थी, ये रिनेरिया की फ्यूचर की डेथ थी, ये उस उत्तराधिकारी की डेथ थी जिस पर ब्लैक्स ने अपनी अगली जनरेशन बिल्ड कर रहे थे। और ट्रेजेडी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बैटल में रिनेरिया का छोटा बेटा विसेरिस भी छीन लिया जाता है। बैटल के केओस में उसका शिप ट्रायर्की के हाथ लग जाता है और विसेरिस कैप्चर हो जाता है। और यहाँ से स्टोरी और भी डार्क हो जाती है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद सालों तक कभी नहीं पता चलता कि विसेरिस जिंदा था या मर चुका। सोचो रिनेरिया की सिचुएशन, ल्यूक पहले ही मर चुका है, अब जेस भी मर गया और विसेरिस गायब हो गया। एक माँ के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, और वॉर अभी शुरू ही हुई है। इसी वजह से बैटल ऑफ द गलेट सिर्फ मिलिट्री बैटल नहीं थी, ये रिनेरिया की पर्सनल ट्रेजेडी है। और यही कई फैंस बिलीव करते हैं कि एचबीओ जेस और बेला की रिलेशनशिप को बुक्स के कंपैरिजन में और ज्यादा डेवलप करेगी, ताकि जब जेस मरे तो उसका मोमेंट इंपैक्टफुल लगे। और ऑनेस्टली अगर एचबीओ ने ऐसा किया तो ये सीन हाउस ऑफ द ड्रैगन के रेड वेडिंग लेवल के इमोशनल मोमेंट बिल्ड कर सकता है। एक बैटल ऑफ द गलेट के बाद स्टोरी खत्म नहीं होती, एक्चुअली इसी बैटल के बाद रिनेरिया की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट आता है। बैटल ऑफ द गलेट के बाद जब डस्ट सेटल होती है तो पॉलिटिकल सिचुएशन रैपिडली चेंज होने लगती है। ग्रीन्स प्रेशर में है, ईगन 2 ऑलरेडी हैवीली इंजर्ड है, सनफायर भी बैटल के बाद पहले जैसा नहीं रहा और किंग्स लैंडिंग धीरे धीरे वनरेबल होती जा रही है। और फिर आता है वो दिन जिसका रिनेरिया ने सालों तक इंतजार किया, बुक्स
बुक्स के अकॉर्डिंग रेनेरिया फाइनली किंग्स लैंडिंग में एंटर करती है और पहली बार आयरन थ्रोन उसके सामने होता है। ये वही थ्रोन था जिसके लिए उसने बचपन से लड़ाई लड़ी थी, वही थ्रोन था जिसकी वजह से उसका परिवार टूट गया, वही थ्रोन जिसकी वजह से वेस्टरोस में सिविल वॉर लड़ पड़ा और फाइनली वो उस पर बैठ जाती है। अगर एचबीओ ने इस सीन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया तो ये पूरी सीरीज का सबसे आइकॉनिक मोमेंट में से एक हो जाएगा। लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन की स्टोरीज में विक्ट्री कभी सिंपल नहीं होती, क्योंकि रेनेरिया को मिलता है एक किंगडम जो ऑलरेडी टूट चुका है, उसको मिलती है एक एम्प्टी ट्रेजरी, एक एग्जॉस्टेड पॉपुलेशन और एक किंगडम जो वॉर से थक चुका है। और यही क्योंकि थ्रोन जीतना एक बात है और उस पर रूल करना एक अलग बात, और यहीं पर आती है द प्राइस ऑफ विक्ट्री। यही वो चैप्टर है जहां मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 ऑडियंस को सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनेरिया थ्रोन कैप्चर करेगी और चीजें इंप्रूव होने लगेगी, लेकिन बुक्स में एग्जैक्टली उल्टा होता है। रेनेरिया को पता चलता है कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, ग्रीन्स कैपिटल छोड़ने से पहले सारा वेल्थ ले जा चुके हैं और अब प्रॉब्लम सिंपल है, किंगडम चलाना है लेकिन पैसे नहीं है, वॉर कंटिन्यू करनी है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, और इसी वजह से टैक्सेस बढ़ने लगते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगता है, पब्लिक और किंग्स लैंडिंग के आम लोग धीरे धीरे रेनेरिया के अगेंस्ट होने लगते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पब्लिक ओपिनियन नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है पैरानोया। रेनेरिया ऑलरेडी इमोशनली सेटल्ड है, ल्यूक मर चुका है, जेस मर चुका है, विसेरियस गायब है, वॉर खत्म नहीं हुई और बिट्रियल हर तरफ नजर आ रहा है। धीरे धीरे वो हर एडवाइजर पर डाउट करना शुरू करती है, हर लॉर्ड पर, हर ड्रैगन राइडर पर, और इसी पॉइंट से ऑडियंस पहली बार देखना शुरू करेगी कि आयरन थ्रोन इंसान को कितना चेंज कर सकता है। कई फैंस बिलीव करते हैं कि एचबीओ बुक्स के कंपैरिजन में रेनेरिया को ज्यादा सिंपैथेटिक दिखाएगी, मतलब उसके कंट्रोवर्शियल डिसीजन के पीछे और ज्यादा इमोशनल कंटेक्स्ट दिया जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि शो एग्जैक्टली यही करेगा, क्योंकि अब तक हाउस ऑफ द ड्रैगन ने उसको सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट की तरह बिल्ड किया है। चाहे एचबीओ उसको कितना भी सिंपैथेटिक दिखाए, एक बात क्लियर है, रेनेरिया को फाइनली वो मिल गया जिसके लिए वो हमेशा से लड़ रही थी, आयरन थ्रोन। ये और आयरनी ये है कि उसी मोमेंट में उसका डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है, और बिलीव मी सीजन 3 का सबसे टेरिफाइंग चैप्टर अभी आना बाकी है, फायर इन द रिवरलैंड्स। जब रेनेरिया किंग्स लैंडिंग में अपनी पावर कंसोलिडेट कर रही होगी, तब वेस्टरोस के दूसरे हिस्से में एक और टारगेरियन अपनी कहानी लिख रहा होगा, एक ऐसा टारगेरियन जिसके पास दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रैगन था, एमंड टारगेरियन। और ऑनेस्टली अगर सीजन 3 में कोई कैरेक्टर पूरे टेरर का सिंबल बनने वाला है तो वो एमंड ही है। सीजन 2 के एंड तक हम देख चुके हैं कि एमंड ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो चुका है, उसने लूक को मारा, अपने ही भाई के अगेंस्ट स्टैंड लिया, और अब उसके पास वेस्टरोस का सबसे पावरफुल ड्रैगन है। बुक्स के अकॉर्डिंग किंग्स लैंडिंग के फॉल के बाद एमंड और सर क्रिस्टन कोल रिवरलैंड की तरफ मूव करते हैं, और यहीं से शुरू होता है एमंड्स रेन ऑफ फायर। ये नाम फैंस ने बाद में दिया था, लेकिन ऑनेस्टली इससे बेटर नाम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमंड बेसिकली पूरे रिवरलैंड को पनिशमेंट देना शुरू कर देता है, विलेजेस, फार्म्स, कासल, वो सब कुछ जलाना चालू कर देता है, और जब जो भी ब्लैक्स को सपोर्ट करता है वो वेगार के फायर का टारगेट बन जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, बुक्स में एमंड को सिर्फ वॉरियर की तरह नहीं दिखाया गया है, धीरे धीरे वो फियर का सिंबल बनने लगता है, लोग आर्मी से नहीं वेगार के नाम से डरने लगते हैं। और अगर एचबीओ ने बुक को फेथफुली अडेप्ट किया तो सीजन 3 में हमें वेगार का सबसे टेरिफाइंग वर्जन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेगार को नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये वही ड्रैगन है जिसने एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट देखी है, वही ड्रैगन जिस पर विसेनिया टारगेरियन राइड करती थी, और डांस ऑफ द ड्रैगन के टाइम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस ड्रैगन भी यही था। जब वेगार आसमान में नजर आती है तो काफी लोग फाइट करने की जगह भागना पसंद करते हैं, और इसी वजह से रिवरलैंड्स धीरे धीरे बैटलफील्ड नहीं नाइटमेयर बनने लगता है। लेकिन एमंड की स्टोरी सिर्फ डिस्ट्रक्शन की स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसी पीरियड में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसके बारे में आज तक फैंस डिबेट करते हैं, द विच ऑफ हैरनहॉल, एलिस रिवर्स। हाउस ऑफ द ड्रैगन की फ्यूचर की स्टोरी की शायद सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर। बुक्स में एलिस रिवर्स के बारे में जितना लिखा गया है उतने ही सवाल भी छोड़े गए हैं। कुछ लोग उसे हीलर मानते हैं, कुछ विच, कुछ प्रॉफिट, और कुछ लोग मानते हैं कि उसके पास एक्चुअल मैजिकल एबिलिटीज थी। जब एमंड हैरनहॉल कैप्चर करता है तब उसकी मुलाकात एलिस रिवर्स से होती है, और उसके बाद दोनों के बीच में एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप डेवलप होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुक्स में हमें कुछ क्लियरली कभी नहीं बताया गया कि चल क्या रहा है। क्या एमंड उसे जेन्युइनली प्यार करता था? क्या एलिस उसको मैनिपुलेट कर रही थी? क्या उसने फ्यूचर देख लिया था? या सब सिर्फ रूमर्स थे? फायर एंड ब्लड का नैरेटर भी इसका क्लियर आंसर नहीं दे पाता, और ऑनेस्टली ये चीज एलिस रिवर्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में मिस्ट्री बहुत कम बची है और एलिस उसमें से एक है। और यहाँ एक फैन थ्योरी भी बहुत पॉपुलर है, कई फैंस बिलीव करते हैं कि एचबीओ एलिस रिवर्स को बुक्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है, और मुझे भी यही लगता है कि पॉसिबल यही है, क्योंकि टीवी एडेप्टेशन के लिए एलिस परफेक्ट मिस्ट्री कैरेक्टर है। अगर राइटर चाहे तो वो फ्यूचर विजन्स, मैजिक और प्रोफेसिव एलिमेंट को उसके थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऑनेस्टली हाउस ऑफ द ड्रैगन को एक सुपरनेचुरल लेयर का भी जरूरत है, क्योंकि ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन में व्हाइट वॉकर्स के एलिमेंट थे,
और HOTD में एलिस रिवर्स वो रोल पार्शियली फिल कर सकती है। लेकिन जब एमंड रिवरलैंड्स में डिस्ट्रक्शन फैला रहा होगा, तब ग्रीन्स को एक और अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज मिलने वाला होता है, एक कैरेक्टर जिसका नाम शो में अभी तक प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, द ब्लू क्वीन। अगर आप बुक्स के रीडर से पूछो कि ग्रीन साइड का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर कौन है, तो बहुत सारे लोग एक ही नाम लेंगे, डेरॉन टारगेरियन। और ऑनेस्टली मुझे लगता है सीजन 3 में ऑडियंस उसको काफी पसंद करने वाली है। सीजन 1 और सीजन 2 में फोकस मोस्टली एगोन और एमंड पर था, लेकिन डेरॉन पूरे टाइम ओल्ड टाउन में था, हाई टावर्स के साथ, और वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था। बुक्स में डेरॉन को अपने ब्रदर से काफी डिफरेंट दिखाया गया है। वो इम्पल्सिव नहीं है, क्रूल नहीं है और अननेसेसरी वायलेंट भी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास टेसोरियन है, द ब्लू क्वीन। और ऑनेस्टली अगर HBO ने टेसोरियन को बुक्स के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिखा दिया, तो वो इंस्टेंटली फैन फेवरेट ड्रैगन बन सकती है। ब्लू स्केल्स, कॉपर हाइलाइट्स और एक यूनिक अपीयरेंस जो उसे बाकी ड्रैगन से कम्प्लीटली अलग बनाती है। काफी रीडर्स मानते हैं कि टेसोरियन डांस ऑफ द ड्रैगन की सबसे ब्यूटीफुल ड्रैगन है, और मुझे लगता है HBO उसके विजुअल्स पे काफी फोकस करेगी, क्योंकि अब तक हमने मोस्टली डार्क और इंटिमिडेटिंग ड्रैगन्स देखे हैं, लेकिन टेसोरियन एक रॉयल और एक मैजेस्टिक फीलिंग देती है, और यही रीजन है कि फैंस उसका इतना वेट कर रहे हैं। लेकिन डेरॉन सिर्फ ड्रैगन राइडर नहीं था, वो बैटलफील्ड कमांडर भी था, और जब वो फाइनली वॉर में एंटर करेगा, तो ग्रीन्स सडनली पहले से ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एमंड नहीं है, अब उनके पास डेरॉन भी होगा। और अनलाइक एमंड, डेरॉन लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है। इसी वजह से बुक रीडर्स उसको ग्रीन साइड का हिडन वेपन बोलते हैं। और ऑनेस्टली कई रीडर्स मानते हैं कि अगर डेरॉन सबसे बड़ा ब्रदर होता, तो वो शायद ग्रीन्स की स्टोरी कम्प्लीटली अलग होती। लेकिन सिर्फ ग्रीन्स को नई स्ट्रेंथ नहीं मिली थी, ब्लैक्स को भी अपना नया अलाइज मिल रहा था, और उनमें से एक है ब्लैक एलाई, यानी एलिसन ब्लैकवुड। अगर HBO ने उसको सीजन 3 में इंट्रोड्यूस करती है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस उसको इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी, क्योंकि ब्लैक एलाई ट्रेडिशनली नोबल लेडी जैसी बिल्कुल नहीं है। वो बैटलफील्ड में रहती है, फाइट करती है, और अपनी रेपुटेशन की वजह से फेमस है। बुक ब्लैकवुड्स और बार्कंग्स की राइवलरी ऑलरेडी लेजेंडरी है, और डांस ऑफ द ड्रैगन के दौरान भी यही राइवलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लैक एलाई इसी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर हिस्सा है, और ऑनेस्टली गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर्स हमेशा से फैन फेवरेट बनी रही है, आर्या, ब्रियाना, यारा, और मुझे लगता है कि ब्लैक एलाई भी उसी कैटेगरी में शामिल होने वाली है। लेकिन जब नए प्लेयर्स बोर्ड पे आ रहे होंगे, तब एक और स्टोरी क्वाइटली बिल्ड हो रही होगी, एक राइवलरी जिसका वेट पूरा फैंडम कर रहा है, द डेडलीस्ट राइवलरी इन द वेस्टरोस, डेमन टारगेरियन वर्सेस एमन टारगेरियन। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के दौरान ये दोनों एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं। एमंड रिवरलैंड्स में डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, डेमन उसका शिकार कर रहा है, और पूरा वेस्टरोस बेसिकली इन दोनों के कोलाइजन का वेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज भी है। दोनों एक्सेप्शनल वॉरियर्स हैं, दोनों फियरलेस, और दोनों एम्बिशियस है, और दोनों बिलीव करते हैं कि वही ट्रू टारगेरियन ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से कई फैंस उसको मिरर कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। एमंड वो इंसान बन गया है जो डेमन कभी था, और डेमन अपने यंगर रिफ्लेक्शन को देख रहा है। इसी वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट इतना पर्सनल फील होता है। कई फैंस बिलीव करते हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक नहीं है, बल्कि डेमन वर्सेस एमंड है। और इसलिए बुक्स पढ़ने के बाद मुझे भी यही थियरी काफी बिलीवेबल लगती है, क्योंकि धीरे धीरे पूरी वॉर का फोकस दोनों की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि HBO इंटेंशनली इन दोनों के फाइनल कोलाइजन के लिए बिल्ड कर रहा है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फ्यूचर में इन दोनों की स्टोरी वेस्टरोस की हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी ड्रैगन बैटल में से एक होगी। लेकिन जब सबका ध्यान डेमन और एमन की राइवलरी पर होगा, तब बैकग्राउंड में एक और डेंजर ग्रो कर रहा होगा, और वो डेंजर ग्रीन्स नहीं होंगे, वो डेंजर होंगे ग्रीनेरिया की अपने ड्रैगन राइडर्स। और ऑनेस्टली ये डांस ऑफ द ड्रैगन के सबसे शॉकिंग ट्विस्ट में से एक होगा। जिस प्लान ने ब्लैक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दी थी, वही प्लान फ्यूचर में उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाला है। सीजन 2 के एंड तक हम देख चुके हैं कि ड्रैगन सीड ने गेम कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। बास्टर्ड्स जिनके पास ना फेमस सरनेम था, ना कासल्स, ना आर्मीज, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, वैलेरियन ब्लड। और इसी वजह से कुछ लोग ड्रैगन्स को क्लेम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो पहली बार लगा कि ग्रीन्स के पास ड्रैगन की रेस में कोई चांस नहीं बचा। लेकिन प्रॉब्लम ड्रैगन्स नहीं थे, प्रॉब्लम थी उनको राइड करने वाले लोग। क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार एक चीज़ ज़रूर सिखाती है, पावर इंसान को बदल देता है। और वेस्टरोस में ड्रैगन सबसे बड़ी पावर थी। इन नए ड्रैगन राइडर्स में सबसे डेंजरस नाम था ह्यू हैमर, एक ऑर्डिनरी ब्लैकस्मिथ, एक ऐसा आदमी जो कल तक शायद किसी लॉर्ड का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन आज उसके पास वर्मीथॉर था। और वर्मीथॉर कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन नहीं था, ये ओल्ड किंग जिसेरियस टारगेरियन का ड्रैगन था। बेलोरियन के बाद वेस्टरोस का सबसे पावरफुल ड्रैगन में से एक। जब ह्यू ने वर्मीथॉर को क्लेम किया, तब सडनली उसके पास इतनी पावर आ गई जितनी वेस्टरोस में बहुत सारे लॉर्ड्स के पास भी नहीं थी। और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है,
क्योंकि यू लॉयल सोल्जर बनकर खुश नहीं था, उसकी एम्बिशंस बढ़ने लगी और बुक्स में कई बार हिंट दिया गया है कि यू खुद को फ्यूचर का किंग भी समझने लगा था। सोचो, एक आदमी जो कल तक एक ब्लैकस्मिथ था आज ड्रैगन राइडर है और कल शायद आयरन थ्रोन पर बैठने का सपना देख रहा है। यही ड्रैगन्स का डेंजर है, वो सिर्फ पावर नहीं देते, वो इंसान को बिलीव करवा देते हैं कि वो किसी भी किंग से कम नहीं है। और यहीं पर आता है उल्फ वाइट या उल्फ द वाइट। अगर यू डेंजरस था तो उल्फ अनप्रेडिक्टेबल था। उल्फ कोई ग्रेट वॉरियर नहीं था, ना कोई मिलिट्री जीनियस, ना कोई पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। वो बस एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसको वाइन पीना पसंद था और इजी लाइफ जीना पसंद करता था। लेकिन उसने क्लेम कर लिया सिल्वर विंग, क्वीन एलिसन का लेजेंडरी ड्रैगन, और सडनली वो भी वेस्टरोस के सबसे पावरफुल लोगों में से शामिल हो गया। बुक्स में कई कैरेक्टर्स उल्फ पर कभी भरोसा ही नहीं करते थे, क्योंकि उल्फ का प्रॉब्लम लॉयल्टी नहीं थी, लालच थी। और लालच वॉर के दौरान अक्सर बिट्रियल में बदल जाती है, और एग्जैक्टली वही होने वाला था। द फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन। अगर बैटल ऑफ द गलेट ने रेनेरिया के फ्यूचर छीना था तो टम्बलटन ने उसकी विक्ट्री छीनी थी। बुक्स के अकॉर्डिंग टम्बलटन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी और ब्लैक्स को कॉन्फिडेंस था कि उनके पास ड्रैगन्स थे, नंबर्स थे, मोमेंटम था और उन्हें लग रहा था कि विक्ट्री उनके हाथ में है। लेकिन बैटलफील्ड पर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सोचो, आप बैटलफील्ड में हो, आपको लग रहा है कि ड्रैगन्स आपकी साइड पर है, आपको लग रहा है कि आप बैटल जीतने वाले हो, और फिर अचानक आसमान से वही ड्रैगन्स आपके सोल्जर पर आग बरसाने लगते हैं। पहले किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। कन्फ्यूजन, पैनिक, कियोस, और फिर सच सामने आता है। ह्यू हैमर और वुल्फ द वाइट ने सब कुछ चेंज कर दिया, द टू बिट्रेयर्स। और इसी मोमेंट पर पूरी बैटल कोलैप्स कर जाती है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मर जाते हैं, सब कुछ आग में जलने लगता है और ग्रीन्स को एक मैसिव विक्ट्री मिल जाती है। कई रीडर्स मानते हैं कि डांस ऑफ द ड्रैगन का एक्चुअल टर्निंग पॉइंट रॉक्स रेस्ट नहीं था, बैटल ऑफ द गलेट नहीं था, बल्कि फर्स्ट टम्बलटन था, क्योंकि यही वो मोमेंट था जहां ब्लैक्स पहली बार जेन्युइनली वीक नजर आने लगे। और ऑनेस्टली अगर एचबीओ ने इस बैटल को प्रॉपर्ली एडप्ट कर लिया तो ये सीजन 3 का सबसे शॉकिंग एपिसोड में से एक बन जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा कि ब्लैक्स जीत रहे हैं और फिर एक ऐसा मोमेंट जब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लेकिन बिट्रियल की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रिनेरिया की पैरोनिया और भी डेंजरस लेवल पर पहुंच जाती है और इसी पॉइंट पर स्टोरी में एंटर करता है एडम वलेरियन। ऑनेस्टली अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन फ्यूचर सीजन्स में बुक को क्लोजली फॉलो करती है तो एडम ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन सकता है, क्योंकि एडम वो कैरेक्टर है जो हमेशा याद दिलाता है कि वेस्टरोस में अभी भी ऑनरेबल लोग एग्जिस्ट करते हैं। उसने सी स्मोक क्लेम किया, ब्लैक्स की तरफ से फाइट की और रिपीटेडली अपनी लॉयल्टी प्रूव करी। लेकिन ह्यू हैमर और उल्फ फाइट के बिट्रियल के बाद रिनेरिया को लगने लगा कि शायद कोई भी उसकी साइड नहीं है, सब लोग धोखेबाज है, और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक बन गया। क्योंकि कभी कभी वॉर में सबसे डेंजरस चीज़ एनिमीज नहीं होती, वो होता है आपका डर, और रिनेरिया का डर उसको अपने ही एलाइज पर डाउट करना शुरू करवा देता है। इसी वजह से एडम की स्टोरी सिर्फ ड्रैगन्स की स्टोरी नहीं है, ये लॉयल्टी और धोखे की ट्रेजेडी है। और मुझे पर्सनली लगता है कि एचबीओ फ्यूचर में एडम को बहुत बड़ा रोल देने वाला है। टम्बलटन के बाद रिनेरिया टेक्निकली क्वीन है, लेकिन रियलिटी में शी इज़ द फॉलिंग क्वीन। उसकी पोजीशन पहले से ज़्यादा वीक हो चुकी है। किंग्स लैंडिंग में लोग उसके अगेंस्ट टर्न हो रहे हैं, ट्रेजरी एम्प्टी है, फूड शॉर्टेज चल रहा है, टैक्सेस बढ़ चुके हैं और अब उसके अपने सपोर्टर्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो रिनेरिया नहीं है जो सीजन 1 में थी, ये टूट चुकी है। एक माँ जिसने अपने बच्चों को खो दिया, एक क्वीन जिसको हर तरफ से सिर्फ धोखा मिल रहा है, और एक रूलर जो धीरे धीरे अपने डिसीजंस की कैदी बनती जा रही है। अगर एमआरडीआरकी को बुक्स का मटेरियल मिला तो सीजन 3 या सीजन 4 उनका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग मटेरियल हो सकता है। अभी डांस ऑफ द ड्रैगन एक सिविल वॉर से बदलकर ट्रेजेडी बन जाती है, क्योंकि अब किसी साइड की क्लियर विक्ट्री पॉसिबल नहीं लगती। ग्रीन्स भी खून बहा रहे हैं, ब्लैक्स भी, ड्रैगन मर रहे हैं, आर्मीज खत्म हो रही है और पूरा किंगडम कोलैप्स करना स्टार्ट कर चुका है। और इसी फेज में कुछ ऐसे इवेंट सेटअप होने लगते हैं जो फ्यूचर में ड्रैगन पिट ट्रेजेडी, किंग्स लैंडिंग राइट्स और टारगेरियन पावर का कोलैप्स का फाउंडेशन बनेंगे। मैं यहाँ फुल स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा क्योंकि वो सीजन 4 की टेरिटरी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि फायर एंड ब्लड का ये सेशन बहुत डार्क होने वाला है। और अगर एचबीओ ने बुक्स को क्लोजली फॉलो किया तो ऑडियंस इमोशनली तैयार नहीं होगी इस सब के लिए। और शायद इसी वजह से डांस ऑफ द ड्रैगन इतनी स्पेशल स्टोरी है, क्योंकि ये ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक की स्टोरी नहीं है, ये गुड वर्सेस इवल की स्टोरी नहीं है, ये एक फैमिली की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है। जब हम सीजन 1 देख रहे थे तो लग रहा था ये सक्सेशन क्राइसिस है, सीजन 2 में लगने लगा ये सिविल वॉर है, लेकिन सीजन 3 आते आते पिक्चर कंप्लीटली क्लियर हो जाती है। रियल विलन कोई कैरेक्टर नहीं है, ना रेनेरिया, ना एगोन, ना डेमोन, ना एमंड, ना ही एलिसेंट। रियल विलन है टारगेरियन प्राइड, रियल विलन है टारगेरियन प्राइड। और हर सीज़न के साथ इसकी कीमत और महंगी होती जाती है। बेटे मर रहे हैं, दोस्त मर रहे हैं, किंगडम जल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रैगन्स मर रहे हैं। और यहाँ एक फ़ैन थियरी है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है।
कई फैंस बिलीव करते हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की एक्चुअल प्रोटैगनिस्ट रिनेरिया या एगोन नहीं है, बल्कि द ड्रैगन्स है, क्योंकि अल्टीमेटली डांस ऑफ द ड्रैगन एक सिविल वॉर से ज़्यादा ड्रैगन के एक्सटिंक्शन की स्टोरी है। और जितना आगे वॉर बढ़ेगी उतनी थियरी ये स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी। तो अगर फायर एंड ब्लड के इवेंट्स, करंट रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन अपडेट्स और फैंडम थियरीज को कंबाइन करें तो मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 पूरी सीरीज का सबसे ब्रूटल सीजन हो सकता है। बैटल ऑफ द गलेट, जिकैरिस की डेथ, रिनेरिया का आयरन थ्रोन पर बैठना, एमंड और वेगार का टेरर, डेरॉन और टेसोरियन का अराइवल, द फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन, द 2 बिट्रेयर्स और रिनेरिया का स्लो डाउनफॉल, ये सब इवेंट्स वेस्टरोस को हमेशा के लिए बदल देंगे। और शायद सबसे ट्रेजिक बात यही होगी कि जब वॉर खत्म होगी तब ना ग्रीन्स जीतेंगे ना ब्लैक्स, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन में किसी की जीत नहीं होगी, सब हार रहे होते हैं। लॉस्ट सन्स, लॉस्ट डॉटर्स, लॉस्ट ड्रैगन्स एंड लॉस्ट किंगडम, एक ऐसी डायनेस्टी जो अपने ही हाथों अपने ही पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 सिर्फ सीरीज़ का सबसे बड़ा सीजन नहीं होगा, ये पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होगा। और ट्रस्ट मी, अगर बुक्स को क्लोजली अडॉप्ट किया गया तो सीजन 3 के बाद वेस्टरोस कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था आप एक ही वीडियो में सीजन 3 की पूरी पॉसिबल स्टोरी को समझो, एक कंप्लीट नैरेटिव को समझो, जिस तरह हम एक कहानी को सुनते हैं। क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसी स्टोरीज़ को चैप्टर बाय चैप्टर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट जर्नी की तरह एक्सपीरियंस करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जेन्युइनली थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताना आप सीजन 3 में सबसे ज़्यादा किस इवेंट का वेट कर रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं वेस्टरोस की एक और डेंजरस कहानी के साथ। अंटिल देन, फायर एंड ब्लड।